हेलो एवरीवन, वेलकम टू CBL। आज हमारा मेंसुरेशन का थर्ड लेक्चर है। आई होप आपने वर्कआउट किया, पहले दो लेक्चर्स पे अच्छे से क्वेश्चंस को अच्छे से वर्कआउट किया। अभी तक जो PDF है वो क्यों नहीं मिली, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस अभी मुझे और करवाने थे स्क्वायर और रेक्टेंगल के। उसके बाद आज हम वर्कआउट करेंगे रोम्बस पे, ट्रेपीजियम पे और पैरेललोग्राम पे। लेकिन अगर आप पुराने पेपर्स देखो ना तो 90% अगर क्वाड्रिलेटरल के क्वेश्चंस आए तो वो स्क्वायर और रेक्टेंगल के आए हैं। दैट इज़ द रीज़न मैंने काफ़ी टाइम लिया इस पे। ठीक है, कुछ टाइप्स पेंडिंग हैं, मे बी दे आर कनेक्टेड विद सम अदर चैप्टर ऑल्सो, बट पार्ट ऑफ मेंसुरेशन तो हमें करना है। तो मैंने थोड़ा वर्कआउट किया, कुछ क्वेश्चंस और निकाले, राइट, जो हम क्लास में डिस्कस कर सकते हैं, सो दैट हमारा थोड़ा सा स्क्वायर और रेक्टेंगल में दिमाग और बढ़ जाए। तो क्वेश्चन ये आपको जनरल परसेंटेज के चैप्टर के अंदर भी मिल जाएगा और एरिया वॉल्यूम के चैप्टर के अंदर भी मिल जाएगा। मैं आपको इस क्वेश्चन को दोनों अप्रोच से समझाऊंगा, परसेंटेज की अप्रोच से भी समझाऊंगा, बेसिक अप्रोच से भी समझाऊंगा। स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िए। द लेंथ एंड द ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के स्पेलिंग थोड़े से गलत हैं, RE होता है यहाँ पे, आर इंक्रीज बाय 40% एंड 30%। कहता एक रेक्टेंगल है, लाइक एक रेक्टेंगल है, राइट, ये इसकी लेंथ है, ये इसकी लेंथ है, राइट, ये इसकी लेंथ है, राइट, ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है, ये इसकी लेंथ है, ठीक है, और ये इसकी ब्रेड्थ है, राइट। कहता अगर लंबाई 40% बढ़ा दें, परसेंटेज यूज हो रहा है बट डोंट वरी, मैं अच्छे से क्लियर कर दूंगा, और चौड़ाई 30% बढ़ा दें तो एरिया में क्या चेंज आएगा। अगर आपका कमरा जो है वो जो भी उसकी वैल्यू है उसको 40% बढ़ा दो लंबाई में और चौड़ाई 30% बढ़ा दो तो एरिया कितने % बढ़ जाएगा, ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करने के दो मेथड हैं, दोनों ही सिखाऊंगा। पहला बेसिक मेथड, देखो बच्चों, क्वांट का ना एक रूल है, ठीक है, अब सीधा मेंसुरेशन कर रहे हैं बट क्वांट का एक रूल है, लाइक कि अगर आपको क्वेश्चन में कोई भी एक्चुअल वैल्यू गिवन ना हो, अगर आपको क्वेश्चन में कोई भी एक्चुअल वैल्यू गिवन ना हो तो आप कुछ भी सपोज कर सकते हो। कोई एक्चुअल वैल्यू का मतलब क्या होता है? एक्चुअल वैल्यू का मतलब होता है 20 रुपया, 40 रुपया, 60 रुपया, 60 मीटर, 80 मीटर, कुछ लिखा हुआ है ऐसा ना, तो आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हो। लेकिन क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज है तो मैं मानकर चलूंगा 100, राइट। मैंने मान लिया कि जो लंबाई थी वो 100 थी, राइट, मीटर मान लो, कुछ भी मान लो, और चौड़ाई भी 100 मान ली। आप सोचोगे सर ने तो लंबाई और चौड़ाई सेम मान ली तो स्क्वायर हो गया। तो बच्चों जो बड़ी सिंपल सी बात है, रेक्टेंगल जो है, राइट, रेक्टेंगल जो है वो रेक्टेंगल ही होती है। लेकिन जो स्क्वायर है ना, जो स्क्वायर है उसमें लेंथ और ब्रेड्थ अगर सेम हो, तो उस रेक्टेंगल को हम स्क्वायर ही बोलेंगे, राइट। तो रेक्टेंगल को हम स्क्वायर बोल सकते हैं अगर लेंथ और ब्रेड्थ सेम हो, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको डिफरेंट माननी है, आप डिफरेंट मान लो, बट 100 नहीं मानोगे तो आपकी कैलकुलेशन बढ़ सकती है, ठीक है। 100 मानने से कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी हो सकती है, राइट। दोनों को 100 मान सकते हैं हम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो जो एरिया होगा ये मैंने एज्यूम कर लिया, मैंने मान लिया जी लंबाई 100 है, चौड़ाई भी 100 है, तो जो एरिया होगा उस हिसाब से कितना होगा, 10,000। लेंथ इंटू ब्रेड्थ, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, अब लेंथ जो है, अब क्वेश्चन को पढ़ेंगे। ये तो हमने सपोज कर लिया कि लंबाई मान लो 100 है, चौड़ाई मान लो 100 है, कुछ भी मान लेना, 50 मान लेना चाहे, कोई दिक्कत नहीं, आंसर सेम आएगा। लंबाई मान लो 100 है, चौड़ाई मान लो 100 है, तो एरिया कितना होगा? एरिया होगा हमारे पास 10,000। अब क्वेश्चन पे आते हैं, कहता लंबाई जो है वो 40% बढ़ गई। अब 100 मानने का फायदा ये होगा कि लंबाई अगर 100 थी, 40% बढ़ गई तो कितनी बढ़ गई? 140 हो जाएगी, और जो चौड़ाई है वो 30% बढ़ गई तो कितनी हो जाएगी? 130 हो जाएगी। लंबाई 40% बढ़ गई तो 140 हो जाएगी, चौड़ाई 30% बढ़ गई तो 100 थी, 30% बढ़ गई तो 130 हो जाएगी। तो जो नया एरिया आएगा इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 140 को 130 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 140 को 130 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई, तो ये आपके पास आ जाएगा 18,200। यहाँ तक क्लियर है? ये बच्चों ऐसा था कि ये पुराना एरिया था और ये नया एरिया है, ठीक है। पुराना एरिया मैंने मान लिया लंबाई 100 थी, चौड़ाई 100 थी, एज्यूम कर लिया, तो एरिया 10,000 था। अब उसके हिसाब से चले कि लंबाई बढ़ा दो 40%, मैंने बढ़ा दी,
चौड़ाई बढ़ा दो 30%, मैंने बढ़ा दी। तो अब एरिया कितना होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब एरिया कितना होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो अब एरिया जो होगा वो कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 18,200। अब क्वेश्चन में पूछा गया है द ओवरऑल चेंज इन द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, कि रेक्टेंगल का जो एरिया है वो कितने % बढ़ गया जब लंबाई को 40 बढ़ाया और ब्रेड्थ को 30 बढ़ाया। कोई भी चीज कितने % बढ़ गई, ठीक है बच्चों। ये ध्यान में रखना कि पुराना एरिया इतना आया था, नया एरिया इतना आया था, मुझे कुछ समझाना है आपको भी, ठीक है। तो देखो पुराना एरिया हमारे पास आया था 10,000 और नया एरिया हमारे पास आया 18,200, जो हमने सॉल्व किया। अब उसने क्वेश्चन में कहा कि ओवरऑल परसेंटेज चेंज कितना है। तो परसेंटेज चेंज का एक फॉर्मूला होता है जो आपने परसेंटेज में कभी ना कभी पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो मैं फ्यूचर में परसेंटेज जब करवाऊंगा इस बैच में तो आपको अच्छे से करवा दूंगा। थोड़ा सा परसेंटेज यूज हो रहा है यहाँ पे। तो परसेंटेज चेंज क्या होता है, किसी चीज में कितने % का चेंज आया, किसी चीज में कितने % का चेंज आया वो कैसे निकालते हैं, चेंज इन वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू, इनिशियल मतलब ओरिजिनल, मल्टीप्लाई बाय 100। ये कब यूज करना होता है, ये तब यूज करना होता है जब हमसे ये पूछे कि किसी चीज में कितने % का बदलाव आया। तो बदलाव कितना आया, 8200 का, जिसको बोलते हैं चेंज इन वैल्यू, अपॉन इनिशियल वैल्यू। इनिशियल मतलब बदलाव आने से पहले कितनी थी, बदलाव आने से पहले ये थी, मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लाई बाय 100, 82%। मैंने ये करवाने का मेरा मन नहीं था क्योंकि इसमें परसेंटेज यूज हो रहा था, पर मुझे लगा कि कल को आप बुक्स देखोगे तो आपके मन में शंका आ सकती है कि सर ने कुछ छुड़वा तो नहीं दिया। तो मैंने एक बार बताया है। अब ये जो फॉर्मूला है, आपके जो टीचर हैं अभी जो आपको पढ़ा रहे हैं यानी मैं, ये जो भी फॉर्मूलाज होते हैं ना, एक एक चीज़ समझाता हूँ कैसे बने हैं, लेकिन ये परसेंटेज में जाके समझाऊंगा। फिलहाल के लिए आप नोट कर लो, हाउ टू कैलकुलेट परसेंटेज चेंज, किसी चीज़ में कितने % का बदलाव आया। तो चेंज इन वैल्यू, ठीक है, चेंज इन वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू, इनिशियल मतलब ओरिजिनल, इनिशियल मतलब पहले वाली, मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि हम परसेंटेज निकाल रहे हैं, क्योंकि ऑप्शन किस में, परसेंटेज में है। मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, दोबारा देखिए। उसने क्वेश्चन में कहा, मेरे पास एक और अप्रोच भी है वो भी डिस्कस करेंगे। उसने क्वेश्चन में कहा कि एक कमरा है, उसकी लंबाई अगर 40% बढ़ जाए, चौड़ाई अगर 30% बढ़ जाए तो एरिया कितने % बढ़ जाएगा। देखो कोई भी चीज़ कितने % बढ़ जाएगी तभी बता पाएंगे जब पहले ये पता होगा कि पहले कितनी थी। मैं बोल लूँ जी मेरी सैलरी कितने % बढ़ गई, तो पहले ये पता करना पड़ेगा कि पहले सैलरी कितनी थी और अब कितनी थी, तो दोनों पता करेंगे। तो पहले हमने मान लिया लेंथ है 100, ब्रेड्थ है 100, तो उस हिसाब से एरिया कितना हुआ 10,000। फिर लंबाई बढ़ गई 40%, चौड़ाई बढ़ गई 30%, तो जो एरिया होगा वो कितना होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ यानी 18,200। तो एरिया में कितने % का चेंज आया, तो परसेंटेज चेंज निकालना है। तो चेंज इन वैल्यू, चेंज इन वैल्यू मतलब दोनों का डिफरेंस, वैल्यू में कितना चेंज आया, अपॉन इनिशियल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100, 82% आपका फाइनल आंसर होगा। कट जाएगा ये 2 zeros, 82%। दैट्स इज द फाइनल आंसर। और ये क्वेश्चंस पेपर में आते हैं, राइट। स्क्वायर और रेक्टेंगल में इसको छोड़ नहीं सकता था, इसलिए बताना चाहा, क्योंकि कल को पीडीएफ में क्वेश्चन डालूंगा इसके तो आप परेशान ना हो जाओ, कल को किताबों में क्वेश्चन मिले तो आप परेशान ना हो जाओ, इसलिए मैंने रिलेट किया। लेकिन जब परसेंटेज समझ लेंगे तो ये क्वेश्चंस और अच्छे हो जाएंगे इन फ्यूचर। तो अभी हमारे पास टाइम है, एरिया वॉल्यूम के बाद हम जब क्वांट शुरू करेंगे तो हम परसेंटेज जैसे बेसिक चैप्टर से ही शुरू करेंगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और करवाता हूँ ऐसा, ध्यान देना। अच्छा रुको, एक फंडा और बताता हूँ, ठीक है, शॉर्टकट ट्रिक कह सकते हो। ये भी आपको समझाऊंगा जब मैं परसेंटेज करवाऊंगा। कभी भी देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड। दोनों क्या प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ 2 मतलब इधर लेंथ एंड ब्रेड्थ है, इधर साइड इंटू साइड है। तो एक फॉर्मूला होता है जो हम परसेंटेज में पढ़ाते हैं, ठीक है। फिलहाल के लिए ट्रिक है, नोट कर लो, क्राम कर लो, बट जब परसेंटेज आएगा तो समझा दूंगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं नेट इफेक्ट, ठीक है। क्या बोलते हैं, नेट इफेक्ट। नेट इफेक्ट होता है
x प्लस y प्लस एक्स वाई बाय 100। यूज कब करना है? यूज कब करना है? जब एक प्रोडक्ट में चेंज पूछा हो, जब एक प्रोडक्ट में चेंज पूछा हो तो आप इसको यूज कर सकते हो। आपका सीधा आंसर आ जाएगा। पहली वैल्यू x वो इंक्रीज है कि डिक्रीज है? इंक्रीज है तो प्लस 40, अगर यहाँ पे डिक्रीज होता तो माइनस 40 लिखते। फिर इंक्रीज है प्लस 30, पहली x दूसरी y तो प्लस 40 इंटू 30 बाय 100। तो ये आपके लिए शॉर्टकट है। देखो परसेंटेज लिंक हो रहा है, नहीं तो मैं ये भी समझाकर ही आपको करवाता, बट फिलहाल इसको आप नोट कर सकते हो। दिस इज यूज्ड व्हेन एक प्रोडक्ट में चेंज पूछा हो कि एक प्रोडक्ट मतलब एरिया प्रोडक्ट होता है। प्रोडक्ट समझते हैं ना? एरिया प्रोडक्ट होता है किसका? लेंथ और ब्रेड्थ का। एरिया प्रोडक्ट होता है किसका? साइड इंटू साइड का, राइट। जहां पे भी प्रोडक्ट की बात होगी, कल को ट्रायंगल में भी करेंगे तो आप नेट इफेक्ट को भी अप्लाई कर सकते हो। पहली चीज x, दूसरी चीज y, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाय 100। ये दोनों इंक्रीज है तो दोनों जगह प्लस लगाया, अगर डिक्रीज होता कोई तो माइनस लगाते। मान लो एक एग्जांपल अपनी देता हूं। मान लो जी, कहता एक रूम है, उसकी लंबाई 40%, 40 तो भी लिया ना, कुछ और लेते हैं, 20% बढ़ गई, और जो चौड़ाई है वो 15% घट गई, तो एरिया में क्या चेंज आएगा? परसेंटेज में बताइए। ठीक है, ये क्वेश्चन है, एरिया में क्या चेंज आएगा। सेम क्वेश्चन दोबारा लिख दिया मैंने कि मान लो आपका कमरा है, आप चाहते हो लंबाई थोड़ी ज़्यादा कर लें, 20% कर लें, और चौड़ाई थोड़ी घटा लेते हैं, राइट। चौड़ाई थोड़ी 15% घटा दी, तो बताओ एरिया में कितने परसेंट का चेंज आएगा। दो मेथड्स हैं। पहला, आप सपोज कर लो लेंथ 100 है, ब्रेड्थ भी है 100, तो एरिया 10,000 हो जाएगा। जैसे कि मैंने आपको समझाया अभी, लंबाई 20% बढ़ गई तो 120, चौड़ाई 15% घट गई तो 85, तो एरिया कितना आ जाएगा? 120 इंटू 85, 120 इंटू 85 लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो ये आपका हो जाएगा 10,020, क्योंकि 85 इंटू 12 होगा 10,020। ठीक है, तो एरिया में कितने परसेंट का चेंज आएगा? चेंज इन वैल्यू, जो फॉर्मूला लिखवाया था परसेंटेज चेंज का, अपॉन इनिशियल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100, तो कितना आंसर आया? 2%। कितना आंसर आया? 2%। लेकिन आप इसमें यूज कर सकते हो नेट इफेक्ट। ये भी पता होना चाहिए क्योंकि हर क्वेश्चन में परसेंटेज नहीं पूछेगा। नेट इफेक्ट तभी लगता है जब परसेंटेज पूछी हो। ये इस तरह से सपोज करना आपको आना चाहिए, ये आपके काम आएगा। बट इसको नेट इफेक्ट से भी कर सकते थे। कैसे? ध्यान दीजिएगा, यू कैन यूज नेट इफेक्ट। x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाय 100 इन दिस क्वेश्चन। फर्स्ट नंबर 20% इंक्रीज, तो दैट इज प्लस 20। ठीक है, देन 15% डिक्रीज, माइनस 15, प्लस 20 इंटू माइनस 15 बाय 100। तो पहली चीज x, दूसरी चीज y, डिक्रीज है तो माइनस ले रहे हैं, तो ये 5 आ जाएगा, और ये आपके पास -3 आ जाएगा। तो ओवरऑल आंसर 2 पॉजिटिव आया। 2 पॉजिटिव का मतलब होता है 2% इंक्रीज। 2 पॉजिटिव का मतलब होता है 2% इंक्रीज। तो यू कैन यूज नेट इफेक्ट अगर कभी भी परसेंटेज पूछियो। प्रोडक्ट वाले केस में लेंथ को x मान लो, ब्रेड्थ को y मान लो, और स्क्वायर का केस आएगा तो लेंथ और ब्रेड्थ दोनों सेम ही होती हैं। तो आप मान लो स्क्वायर में लिखा हुआ है जी एक साइड 20% बढ़ गई, तो दूसरी भी 20 ही बढ़ेगी ना, तभी तो स्क्वायर रहेगा। तो स्क्वायर में आएगा तो दोनों 20-20 ही रहेंगी। क्लियर? राइट। सेम क्वेश्चन दोबारा करते हैं। देखो, साइड ऑफ स्क्वायर इज इंक्रीज बाय 20%। कहता स्क्वायर की साइड ना 20% बढ़ा दी, तो कहता द एरिया ऑफ द स्क्वायर इज इंक्रीज बाय व्हाट परसेंट, मतलब उसको स्क्वायर ही चाहिए था, अगर 20% बढ़ा दी। देखो, आप मान लो स्क्वायर की साइड है 100, तो एरिया कितना होगा? 10,000। एरिया कितना होगा? 10,000। ठीक है, अब साइड 20% बढ़ गई तो 120 हो जाएगी, तो एरिया कितना हो जाएगा? 120 का स्क्वायर, यानी ये। तो पूछा गया एरिया में कितने परसेंट का चेंज आया, तो चेंज इन वैल्यू, परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला लिखवाया था ना, चेंज इन वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100।
या तो इसको यूज कर सकते हो, ठीक है, या नेट इफेक्ट यूज कर सकते हो। अब यहाँ पे स्क्वायर वाले केस में x और y सेम होंगे क्योंकि स्क्वायर में साइड्स क्या होती है, सारी सेम होती है। तो 20% इंक्रीज है तो सीधा लिख सकते हो 20 + 20 + 20 × 20/100। तो ये आपके लिए बेटर रहेगा। और आपको इसको अभी थोड़ा सा पकड़ने में प्रॉब्लम इसलिए आएगी क्योंकि नेट इफेक्ट का ना मेरा एक टाइप है परसेंटेज के अंदर जिसमें मैं आधा घंटा इन्वेस्ट करता हूँ, वो अभी करवाई नहीं थी। नहीं तो मैं इन चीज़ों को समझा भी देता हूँ थोड़ा बहुत, बट अभी आपको इसको दिमाग में बिठाना है कि कल को ये क्वेश्चन आए तो यू कैन यूज नेट इफेक्ट, दिस इज बेटर देन दिस। बट ये भी आना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन में हमेशा परसेंटेज पूछा हो ये जरूरी नहीं है, तो बेसिक भी आना चाहिए। मैं वो भी क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा। तो दैट इज x + y + xy/100, पहली चीज x दूसरी y, राइट। लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है तो दोनों ही 20-20 होंगी। क्यों? क्योंकि उस स्क्वायर में लेंथ और ब्रेड्थ क्या होती है, सेम होती है, सेम होती है। क्लियर है? तो आप इसको भी यूज कर सकते हो, आप इसको भी यूज कर सकते हो। एक क्वेश्चन ट्राई कीजिए। आंसर इन द कमेंट सेक्शन प्लीज, आंसर इन द कमेंट सेक्शन प्लीज। सेम क्वेश्चन है, सिमिलर क्वेश्चन है, थोड़ा सोच समझ कर, ठीक है, थोड़ा सोच समझ कर कि लंबाई और चौड़ाई जो है वो 60% और 40% बढ़ गई, ठीक है। तो जो एरिया बना अभी वो पुराने एरिया से कितना ज़्यादा था? कहता है एक स्क्वायर था लेकिन उसकी लंबाई 60% बढ़ गई और चौड़ाई 40% बढ़ गई। तो अब अलग अलग बढ़ाई है, ठीक है, अलग अलग बढ़ाई है। तो अलग अलग बढ़ाई है तो डेफिनेटली एक रेक्टेंगल बन जाएगी। तो कितने % का चेंज आया? सिंपल, तो दो चीज़ें यूज़ कर सकते हो। पहला जो कि आपको बताया नेट इफेक्ट, क्योंकि उसने परसेंटेज में पूछा था तो सीधा यूज़ कर सकते हो +60 + 40 + 60 × 40/100। तो ज़्यादा दिमाग नहीं खपेगा। तो आंसर कितना आ जाएगा? 124, ठीक है। दूसरा, क्योंकि वो स्क्वायर था तो लेंथ और ब्रेड्थ को 100 मान लो। मतलब स्क्वायर में क्या होता है, लेंथ और ब्रेड्थ सेम होती है, राइट। तो एरिया कितना हो जाएगा? 10,000। फिर लेंथ बढ़ गई 60%, ब्रेड्थ बढ़ गई 40%। तो अब एरिया कितना आएगा? दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने % का चेंज आया? चेंज इन वैल्यू, दोनों के वैल्यू में कितना चेंज आया? दैट इज 12,400 अपॉन इनिशियल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। बट दिस वन इज बेटर, दिस वन इज टाइम सेविंग, दिस वन इज यूज्ड व्हेन परसेंटेज इज गिवन, राइट। तो आप इसको यूज कर सकते हो। ये तीनों सिमिलर क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 15, 16 एंड 17। कल हमने 14 तक क्वेश्चंस किए थे 2 लेक्चर्स में, तो हमारी स्पीड तो थोड़ी स्लो है, बट आपको अच्छे से समझ आए इसीलिए जितनी हो सके मैं अप्रोच बता रहा हूँ, जितनी नॉलेज हो सके मैं दे रहा हूँ इनमें। तो आप स्क्वायर में और रेक्टेंगल में ये क्वेश्चंस भी पाओगे किताबों में, ठीक है। और बोनस होते हैं, तो अगर परसेंटेज पूछी हो तो डायरेक्टली इसको यूज कर लो, कल को कुछ और पूछा हो तो सपोज करके कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 17, 15, 16 और 17 में आपको नेट इफेक्ट यूज करना है, ठीक है। नेट इफेक्ट का मतलब होता है कि एक प्रोडक्ट में कितने % का चेंज आया। वो चेंज कैसे निकलता है? वो चेंज निकलता है x + y + xy/100 से। पहली चीज x, दूसरी चीज y, तो x + y + xy/100। अगर इंक्रीज है तो प्लस लेंगे, अगर यहाँ पे डिक्रीज होता तो मैं यहाँ पे माइनस लेता, लेकिन वो इंक्रीज था तो मैंने प्लस लिया, राइट। बट सिमिलर कैटेगरी के क्वेश्चंस कुछ इस तरह से भी हैं, बट ये कुछ एक बहुत कह सकते हो लो ग्रेड क्वेश्चन है। 30 सेकंड्स या 60 सेकंड्स लीजिए, सभी का आंसर चाहिए, और जिस बच्चे का आंसर ना आए ना तो डांट पड़ने वाली है, ठीक है। तो डांट पड़ने वाले काम है, क्योंकि स्क्वायर पढ़ा दिया, रेक्टेंगल पढ़ा दिया, टफ क्वेश्चन भी पढ़ा दिए, एक बेसिक सा क्वेश्चन बीच में उठा के डाल दिया, राइट। सभी का आंसर चाहिए, इससे ज़्यादा आसान क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, ठीक है। द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ स्क्वायर विद साइड 4 मीटर टू द एरिया ऑफ रेक्टेंगल विद लेंथ एंड ब्रेड्थ 8 मीटर एंड 4 मीटर। बताओ, कहता एरिया ऑफ स्क्वायर, ये क्वेश्चन करवाने वाला है नहीं वैसे, ये PDF में ही डालना चाहिए था मुझे। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल का रेशियो पूछा है। स्क्वायर का एरिया क्या होगा? साइड 4 मीटर है तो 4 × 4, मल्टीप्लाई मत करिएगा, ऐसे लिख दीजिएगा। रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा? रेक्टेंगल का एरिया होगा 8 × 4 लेंथ × ब्रेड्थ। तो इनका रेशियो पूछा है
1:2 आपका क्या होगा आंसर होगा, 1:2 आपका क्या होगा आंसर होगा, सिंपल राइट। तो एरिया ऑफ स्क्वायर राइट, साइड दी हुई है तो आ जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ और ब्रेड्थ दी हुई है तो आ जाएगा, तो कुछ करना ही नहीं था यहाँ पे। तो ये क्वेश्चन कुछ खास नहीं था, बस एक बार देखना चाह रहा था कि आप सभी का आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा, वो मैं चेक कर लूँगा, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा मौका बदला है, ठीक है, थोड़ी सी सिचुएशन बदली है ना, तो चीज़ों को, पुरानी चीज़ों को थोड़ा सा चेंज कैसे किया जा सकता है ये क्वेश्चन बता रहा है, ठीक है। तो चलिए देखिए किस किस का आंसर आता है, किस किस का आंसर आता है, सोचिए सोचिए। आंसर प्लीज। लंबाई जो है वो डबल कर दी, चौड़ाई जो है वो आधी कर दी, लंबाई डबल कर दी, लंबाई कमरे की लंबाई डबल कर दो, कहता चौड़ाई आधी कर दो, तो एरिया में क्या चेंज आएगा, सोचने वाला सोचेगा चेंज नहीं आएगा, तो ज़रा देखते हैं आएगा कि नहीं आएगा, देखते हैं ज़रा सोचिए। लंबाई डबल कर दी, चौड़ाई कर दी आधी, तो एरिया में क्या चेंज आएगा ये आपको बताना है, ठीक है बच्चों। जो भी बच्चे हैं इस लेक्चर को देख रहे हैं उसको फर्स्ट और सेकंड लेक्चर देख कर आना है, सीधा मत आना, समझ नहीं आएगा, चीज़ें लिंकअप होती हैं, फॉर्मूलाज पर करवा रखे। अभी मैं सिर्फ थर्ड लेक्चर में अभी तक एरिया रेक्टेंगल पे ही पहुंचा हूं, बट अभी इस सेशन में मैं रोम्बस, ट्रेपीजियम और पैरेललोग्राम को भी डिस्कस करने वाला हूँ, राइट। चलिए सुनिए ध्यान से। लंबाई डबल कर दी, डबल का मतलब 100% होता है, नेट इफेक्ट लगा सकता था मैं, क्योंकि डबल का मतलब 100% होता है, मुझे पता है, पर बच्चे को कई बार नहीं पता होता, राइट। तो बेसिक को लेके चलो, क्वेश्चन में कोई एक्चुअल वैल्यू है, राइट। पहली प्रॉब्लम होता क्या होती है बच्चे के लिए, सर हमें तो यही नहीं पता क्वेश्चन कहां से स्टार्ट करना है, तो मैं वही सिखाना चाह रहा हूं, क्वेश्चन में कोई एक्चुअल वैल्यू है ना, तो एक बार मान लो, ठीक है। मान लो जी लंबाई थी 100, चौड़ाई भी 100 थी, मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, हमेशा बराबर मान सकते हो, मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो एरिया कितना होगा, एरिया 10,000 होगा, एरिया 10,000 होगा। अगर लंबाई 100 थी, चौड़ाई 100 थी, तो एरिया 10,000 होगा, बिल्कुल होगा, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अब लंबाई जो है वो डबल कर दी, डबल कर दी तो 200 होगी, ठीक है। चौड़ाई जो है वो आधी कर दी, आधी कर दी तो 50 होगी। अब जो एरिया होगा 200 इंटू 50, 200 इंटू 50 वो 10,000 ही होगा, तो एरिया तो सेम आ रहा है, एरिया सेम आ रहा है, तो कितने % का चेंज आएगा, एरिया सेम है तो चेंज तो हुआ ही नहीं, तो आंसर क्या होगा 0%। लेकिन कल को डबल की जगह ट्रिपल, 3/4 कुछ भी बोल सकता है यार वो, तो हमें रेडी रहना है बेसिक के साथ कि लंबाई 100 है, चौड़ाई 100 है, तो एरिया आ जाएगा। अब लंबाई में चेंज आएगा, चौड़ाई में चेंज आएगा, तो नया एरिया आ जाएगा। तो पुराने एरिया और नए एरिया का क्या डिफरेंस है, यहाँ पे तो कोई डिफरेंस नहीं है। अगर डिफरेंस होता तो मैं यूज करता चेंज इन वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100, जो मैंने आज आपको स्टार्टिंग में लिखवाया, हाउ टू कैलकुलेट परसेंटेज चेंज, राइट, हाउ टू कैलकुलेट परसेंटेज चेंज। तो इसमें नेट इफेक्ट क्यों नहीं लगाया, क्योंकि मुझे ब्रेड्थ वाले की तो परसेंटेज पता थी, लेंथ में उसने सिंपली बोल दिया डबल है। अब डबल का मतलब कितने % होता है हमें नहीं पता होता जब तक हम परसेंटेज नहीं पढ़ते हैं, राइट। तो इसको मैं फर्दर डिस्कस कर सकता हूं जब मैं परसेंटेज पढ़ा दूं, पर अभी फिलहाल के लिए या पहली बार करते हो तो इसको ऐसे कर सकते हो, और ये बेस्ट अप्रोच ही है, राइट। तो ये एक ही कैटेगरी के क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17, 18 सॉरी और 19, ये एक ही कैटेगरी के क्वेश्चंस थे, 15, 16, 17 और 19, राइट। एक ही पैटर्न के क्वेश्चंस थे, राइट, और पेपर में आने के चांसेस होते हैं, तो बी प्रिपेयर्ड, और ये बोनस भी होते हैं इजी वाले, ठीक है। चलिए अब हम स्टडी करेंगे रोम्बस को, ठीक है। ये था हमारा स्क्वायर और रेक्टेंगल। मैंने अपनी पूरी कोशिश करी स्क्वायर और रेक्टेंगल के क्वेश्चंस मैक्सिमम करवाने की, तो आप देख लीजिए कि थर्ड लेक्चर चल रहा है और अभी तक हम स्क्वायर और रेक्टेंगल ही किए हैं। सुनिए वापस चलता हूं थोड़ा सा, हाँ, एरिया में ना मैक्सिमम क्वेश्चंस, अगर मैं क्वाड्रिलेटरल की बात करूं तो इन दोनों के ही आते हैं मैक्सिमम क्वेश्चंस। आपको पीडीएफ में मैं क्वाड्रिलेटरल के 50 से क्वेश्चन बना के दे दूंगा, ठीक है। मतलब आज के लेक्चर के बाद आपकी पहली पीडीएफ बनेगी, ठीक है। आज के लेक्चर के बाद पहली पीडीएफ बनेगी आपकी, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल कंप्लीट हो जाएगा। पीडीएफ में सबसे पहले स्क्वायर रेक्टेंगल के क्वेश्चंस होंगे, फिर थोड़े बहुत इनके क्वेश्चंस होंगे। अब मेरी बात ध्यान से सुनना बच्चों, पीडीएफ में अगर सेम क्वेश्चन भी डालूंगा तो थोड़ी बहुत वैल्यूज भी चेंज कर दूंगा, या मैं कुछ क्वेश्चंस ऐड भी कर दूंगा, ठीक है। तो ध्यान देना,
स्क्वायर और रेक्टेंगल हमने वर्कआउट किया। ये ना ज्योमेट्री का पार्ट ज़्यादा है, एरिया का पार्ट कम है। बहुत रेयर क्वेश्चंस बनते हैं इन पे, बहुत ज़्यादा नहीं बनते, क्योंकि ट्रेपीजियम, पैरेललोग्राम ये क्या है अभी स्टडी करेंगे, पर इनके जो क्वेश्चंस है ना ज़्यादा नहीं है, मतलब ज्योमेट्री का पार्ट ज़्यादा है। ठीक है, तो ज्योमेट्री तो हमारे सिलेबस में है नहीं है, राइट, बट स्टिल नॉलेज तो रखेंगे। ठीक है, कल को रिस्क नहीं ले सकते, बट इंपॉर्टेंट सेक्शन ये दो थे। ठीक है, अब हम इन तीनों को थोड़ा बहुत स्टडी करते हैं और इनकी जो थ्योरी है वो कंप्लीटली स्टडी करते हैं, सो दैट कल को पेपर में क्वेश्चन आए तो हम तैयार रहें। तो स्टार्ट करते हैं, रोम्बस है क्या? रोम्बस है क्या? बच्चों स्क्वायर के बारे में मैंने जो बताया था और जो रोम्बस है ना, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। मेरे पास यहाँ रोम्बस है नहीं है, बट मैं बना दूंगा। रोम्बस होती है डायमंड शेप, रोम्बस होती है डायमंड शेप। ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऐसे ऑल साइड्स आर इक्वल, सारी साइड्स बराबर होती हैं, सारी साइड्स तो स्क्वायर में भी बराबर होती हैं, है ना। तो स्क्वायर और रोम्बस में फर्क क्या हुआ? रोम्बस अलग सा नाम क्यों दे दिया भाई आपने? साइड एंगल जो है ना वो 90 डिग्री नहीं होता, समझ रहे बात को? ये वाला एंगल 90 डिग्री नहीं होता। ऑल साइड्स आर इक्वल, अरे भाई वो तो स्क्वायर में भी था। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्क्वायर एंड रोम्बस? टू कंस्ट्रक्ट अ स्क्वायर यू नीड ऑल द एंगल्स 90 डिग्री। जैसे हमारे कमरों में होता है, जिस कमरे में मैं ये क्लास ले रहा हूँ ना, इसके भी जो कोने हैं ना, ये सीधी स्ट्रेट लाइन है, इधर से सीधी दीवार है, टेढ़ नहीं है, बिल्कुल सीधी दीवार है, तो 90 90 90 है। अगर ये टेढ़ी होती, ऐसे रोम्बस शेप होती, राइट, तो ये एंगल्स डिफरेंट हो तो वो रोम्बस है, साइड्स उधर भी इक्वल है, साइड्स इधर भी इक्वल है। बट यहाँ पे जो साइड एंगल है ना, साइड एंगल है वो 90 डिग्री नहीं होता, नहीं होता, ये नॉट का साइन है, नहीं होता, ये नॉर्मल एंगल्स होते हैं। बस यही फर्क है रोम्बस और स्क्वायर में। अब क्योंकि इसके साइड एंगल 90 डिग्री नहीं होते, तो इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल नहीं होते, नॉट इक्वल। ठीक है, अलग अलग होते हैं। स्क्वायर में डायगोनल्स इक्वल होते हैं, रेक्टेंगल में डायगोनल्स इक्वल होते हैं। वो क्यों होते हैं मैं आपको एक जनरली बताता हूँ। ये चीज़ें ना कंस्ट्रक्शन करके पता लगती थी छोटी क्लासेस में। सारी जो बनाई है ना, चाहे रेक्टेंगल बनाइए, कोने 90 डिग्री होते हैं ना सारे, तो जो डायगोनल्स होते हैं ना वो बराबर बनते हैं। अगर कोने 90 ना हो तो बड़ी सिंपल सी बात है, एंगल डिफरेंट होंगे, ये एंगल डिफरेंट होंगे, तो जो डायगोनल्स होते हैं ना इसलिए अनइक्वल बनते हैं। ठीक है, डायगोनल्स अनइक्वल होते हैं पर बाइसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। जहां पे डायगोनल कटेंगे ना, डायगोनल मतलब ये कोने से ये कोना, ये कोने से ये कोना, जहां पे डायगोनल कटेंगे ना वहां पे 90 डिग्री जरूर बनेगा। तो ये आपकी डेफिनेशन है रोम्बस की। मैं स्क्वायर की रिपीट करता हूं। स्क्वायर में ऑल साइड्स इक्वल, ठीक है जी, रोम्बस में भी ऑल साइड्स इक्वल। स्क्वायर में साइड एंगल 90 डिग्री, रोम्बस में साइड एंगल 90 डिग्री नहीं होता। स्क्वायर में डायगोनल्स इक्वल, रोम्बस में डायगोनल्स इक्वल नहीं होते। ठीक है, स्क्वायर में डायगोनल्स बाइसेक्ट करते थे 90 पे, रोम्बस में भी डायगोनल बाइसेक्ट करेंगे 90 पे। क्यों? क्योंकि जिस भी क्वाड्रिलेटरल, ये वर्ड्स मैंने यूज किए थे, जिस भी क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल्स इक्वल होते, सॉरी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, चारों साइड्स इक्वल होती है, उसके डायगोनल हमेशा 90 पे ही करते हैं। कंस्ट्रक्ट करके देख लो घर पे बैठ के। ठीक है, चारों साइड बराबर 5 5 5 5 लेके डायगोनल्स को कनेक्ट करके डी से मेजर करके देख लो, 90 डिग्री बनेगा। ये पॉइंट काम आएगा क्योंकि इसके बेस पे एक फॉर्मूला ड्राइव करना है हमने आज। ठीक है, ये पॉइंट काम आएगा। तो ये है हमारी रोम्बस। ऑल साइड्स आर इक्वल, बिल्कुल इक्वल। डिफरेंस क्या है भाई स्क्वायर और रोम्बस में? यहां पे साइड एंगल 90 डिग्री नहीं है, ये वाला 90 डिग्री नहीं है, राइट। डायगोनल्स स्क्वायर में इक्वल, यहां पे अनइक्वल। वहां पे डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, यहां पे भी बाइसेक्ट करते हैं, वहां पे भी 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, यहां पे भी 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, मतलब ये वाले एंगल 90 डिग्री बनेंगे, राइट। क्लियर? अब हम आते हैं फॉर्मूलाज पे। ठीक है, अब हम आते हैं फॉर्मूलाज पे। ऑल साइड्स आर इक्वल, मैंने सारी साइड्स को डिनोट कर दिया ए। ये डायगोनल्स हैं, मैंने कलर अलग अलग दिए हैं क्योंकि ये इक्वल नहीं है। ठीक है, कलर अलग अलग दे दिए। ठीक है, एरिया ऑफ रोम्बस। रोम्बस का एरिया कैसे निकाला जाता है?
स्क्वायर में क्या होता था, डायगोनल के बेस पे हाफ इंटू डी स्क्वायर, डी स्क्वायर का मतलब होता है हाफ इंटू डायगोनल, लेकिन यहाँ पे जो डायगोनल होते हैं ना वो डिफरेंट होते हैं। ये फॉर्मूला आपको किताबों में मिलेगा, हाफ इंटू D1 इंटू D2। तो रोम्बस का एरिया निकालने के लिए आपको दोनों डायगोनल चाहिए, तो दोनों डायगोनल मतलब ये कोने से ये कोना और ये कोने से ये कोना, ठीक है, दैट इज एरिया ऑफ रोम्बस। एरिया मतलब ये सारा पार्ट, ये सारा पार्ट, ये सारा जहाँ डैश डैश कर रहा हूँ ना, ये सारा। पेरीमीटर, अरे पेरीमीटर होता है बाउंड्रीज, पेरीमीटर होता है बाउंड्रीज, तो ए तो कितना हो जाएगा ये 4a। पेरीमीटर क्या होता है बाउंड्रीज, तो ये ए कितना हो जाएगा, ये 4a, कितना हो जाएगा हमारे पास 4a। तो पेरीमीटर हो गया बाउंड्रीज। एक फॉर्मूला आपको किताबों में मिलेगा नहीं, शायद मिल भी सकता है, मतलब बच्चों को याद नहीं होता, वो बताने जा रहा हूँ। आपको डायरेक्ट याद करना है, मैं थोड़ा सा समझाना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा सुनना ध्यान से मेरी बात। हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। बाइसेक्ट मतलब बराबर कटना, 90 डिग्री मतलब ये 90 डिग्री है, ठीक है जी। सुनना ध्यान से, अगर ये 90 डिग्री है तो ये वाली ट्रायंगल देखो, सिर्फ ये वाली ट्रायंगल, ये वाली, कोई भी ट्रायंगल ले सकते हो, मैं ड्राइव कर रहा हूँ। ये साइड ए है, ठीक है जी, ये पूरा डायगोनल D2 था। अगर ये बाइसेक्ट हो गया ना तो ये D2 का हाफ हो जाएगा। आपको करना नहीं है, जस्ट सुनना है, ये D2 का हाफ हो जाएगा। और ये पूरा डायगोनल D1 था तो ये D1 का हाफ हो जाएगा। तो ये D1/2 है, कौन सी साइड, यहाँ से लेके यहाँ तक वाली, यहाँ से लेके यहाँ तक वाली D2/2 है, और ये आपका हाइपोटेन्यूज है। तो मैंने यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाई, वहां से एक फॉर्मूला ड्राइव किया, साइड ऑफ रोम्बस। ये बच्चों को याद नहीं होता, आपको डायरेक्ट याद करना है। कभी भी कल को रोम्बस की साइड निकालनी हो ना तो सुन लो एक बार, हाफ अंदर स्क्वायर रूट ऑफ D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर। नोट कर लेना बच्चों, काम की चीज है। मैं इसलिए एक ही दिन में सारे फॉर्मूलाज नहीं लिखवा रहा, क्योंकि मुझे पता है ये चीज़ें इतनी एक्सेप्टेबल इतनी जल्दी नहीं है बच्चों के लिए। कुछ बच्चे करेंगे, पर मुझे उन बच्चों को भी देखना है जिन्होंने बिल्कुल बेस से एरिया वॉल्यूम सीखना है। तो फॉर्मूला साथ साथ याद करते रहिए, राइट। ऑफलाइन क्लास होती थी तो खड़ा कर करके सुनते थे, भाई फॉर्मूलाज याद नहीं है, चल तेरे को तो पढ़ाना ही नहीं है। तो वो वाला सिस्टम होना चाहिए, राइट, वो वाला सिस्टम होना चाहिए। हमें ऑफलाइन की तरह ही वर्कआउट करना है। हाँ, बस ये है कि इंटरेक्शन जो है ना वो आपने इंटरनल रखनी है, राइट। आमने सामने नहीं आ सकते हम लोग, राइट। मैं आपके सामने आ सकता हूँ, बट आपके कमेंट जरूर पढ़ सकता हूँ, ठीक है। तो एरिया ऑफ रोम्बस हाफ इंटू D1 इंटू D2, पेरीमीटर 4 है, ये तो हमें याद है। अब कभी भी साइड ऑफ रोम्बस पूछे तो किसी भी ट्रायंगल को लेके पाइथागोरस थ्योरम, बाइसेक्ट करते हैं तो बराबर करते हैं, 90 डिग्री था इसलिए, राइट। पाइथागोरस थ्योरम लगा के मैंने ये ड्राइव किया है। आपको ड्राइव नहीं करना है, आपको सिर्फ बताया मैंने, ये फॉर्मूला याद करना है। हाफ, उसके बाद स्क्वायर रूट है D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर, D2 स्क्वायर प्लस D1 स्क्वायर स्क्वायर रूट में, ठीक है। ये आपको याद करने हैं, ये फॉर्मूलाज हैं, मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट भी करें, किसी को नोट करने हो नोट कर लेना, ठीक है। आप लोगों के लिए एक पिक्चर सी बनाई, राइटिंग ये हमारे मैम की है जिन्होंने टाइप करके आपको दिया है, राइट। तो इसको आप वर्कआउट कर सकते हो, ठीक है। All sides are equal, side angle not equal to 90 degree, diagonals unequal and bisect at 90 degree, area half into D1 into D2, perimeter 4 into side of rhombus is half square root of, this is square root of D1 square plus D2 square। तो ये आपके पास completely नोट करके इसको वर्कआउट कर सकते हो आप, ठीक है। सारा कुछ लिखा हुआ है। अब 2-4 क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। इनको याद कर लो प्लीज, याद कर लो। एरिया, पेरीमीटर, ये भी कर लो। ये साइड ऑफ रोम्बस है, साइड ऑफ रोम्बस मतलब ए, कोई भी एक साइड, प्लीज याद कर लो। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, फिर कर लो वर्कआउट जल्दी से। रोम्बस के क्वेश्चंस आज ही लेक्चर में करेंगे। ट्रेपेजियम और पैरेललोग्राम को भी आज थोड़ा सा स्टडी कर लेंगे, ताकि हमारा क्वाड्रिलेटरल का पार्ट फर्स्ट 3 लेक्चर्स में खत्म हो जाए, ताकि पहली PDF आपको दे दी जाए और आप अपना काम शुरू कर दो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन कहता है रोम्बस है, एरिया दिया हुआ है और ये भी बोला हुआ है कि एक डायगोनल दूसरे से डबल है। तो एक डायगोनल अगर दूसरे से डबल है तो पहला डायगोनल अगर x है तो दूसरा डायगोनल 2x होगा। अगर पहला डायगोनल x है तो दूसरा डायगोनल डबल है तो 2x होगा।
one of its diagonal is twice as long as the other, right? One of its diagonal is twice as long as the other. तो पहला diagonal x है तो दूसरा 2x होगा। एरिया दिया हुआ है तो एरिया फ्रॉम बस, मैंने कहा था ना स्क्वायर और रेक्टेंगल में भी ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, पर मैं पीडीएफ में डालूंगा सो दैट हमारा टाइम भी बचे और हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन यूटिलाइज करें। लेकिन ये रोम्बस से लोग डरते हैं, ट्रेपीजियम से, तो मैं छोटे छोटे क्वेश्चंस एक एक दो दो प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, राइट? तो एरिया ऑफ रोम्बस हम यूज करते हैं हाफ इंटू d1 इंटू d2, जो कि हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा, ठीक है? ये पढ़ा हाफ इंटू d1 इंटू d2। तो एरिया तो दिया हुआ है जी, एरिया तो दिया हुआ है 144, ठीक है? हाफ इंटू d1 इंटू d2, d1 कितना है x, d2 कितना है 2x, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन था एक डायगोनल दूसरे से डबल है, तो ये 2 से 2 तो कट गया, तो 144 किसके बराबर आ गया, x स्क्वायर के। स्क्वायर इधर आके स्क्वायर रूट हो जाएगा। जब स्क्वायर रूट हो जाएगा तो आपको पता होना चाहिए 144 किसका स्क्वायर होता है, 12 का। स्क्वायर रूट निकालना आपको इन फ्यूचर सिखाऊंगा भी। तो x कितना आ जाएगा मेरे पास 12। देखो एरिया दिया हुआ था, फॉर्मूला यूज किया सिंपल, हाफ इंटू d1 इंटू d2, और d1 और d2 का रिश्ता भी दिया हुआ था कि वो डबल है, तो एक x होगा तो दूसरा 2x होगा, तो यहां से मेरे पास x कितना आ जाएगा 12। x 12 आ जाएगा तो एक डायगोनल 12 आ जाएगा, दूसरा डायगोनल 24 आ जाएगा। x 12 आ जाएगा तो यहाँ पे डाल दो, ये 12 है तो ये डबल था तो 24 हो जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन ए। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था एरिया ऑफ रोम्बस के फॉर्मूला के बेस पे, लेकिन इस फॉर्मूले को भी याद कर लो, जरूरत पड़ने वाली है, जरूरत पड़ने वाली है, कर लो याद इसको, कर लो कर लो कर लो। साइड ऑफ रोम्बस इज हाफ स्क्वायर रूट ऑफ d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर। चलिए निकालिए निकालिए, बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है? इसीलिए इसको लिखवाया था। अगर इसको साइड ऑफ रोम्बस के फॉर्मूलाज को नहीं पकड़ोगे ना तो ये क्वेश्चन फंस सकता है। फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस इन सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट? सेंटीमीटर स्क्वायर में आपने आंसर देना है। हैविंग ईच साइड इक्वल टू 17 सेंटीमीटर एंड 1, इट्स 1, ठीक है? ऐसे वाला 1 ऑफ इट्स डायगोनल इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। तो देखो ऐसा है एरिया ऑफ रोम्बस तो तभी निकलेगा जब दोनों डायगोनल होंगे, है ना? तो दूसरे वाला डायगोनल कैसे निकलेगा? एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू d1 इंटू d2, ठीक है जी? अब पहला डायगोनल तो दिया हुआ है कितना, 17। दूसरा डायगोनल नहीं पता, उसकी जगह पे अरे सॉरी, डायगोनल 16 दिया हुआ है, 16, ये 16 है, ठीक है? 16 है। दूसरा डायगोनल नहीं दिया, उसकी जगह पे साइड दी हुई है, तो साइड का एक फॉर्मूला लिखवाया आपको। साइड ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू हाफ स्क्वायर रूट ऑफ d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर। काम आ गया ना क्वेश्चन में? साइड ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू हाफ स्क्वायर रूट ऑफ d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर, राइट? तो साइड ऑफ रोम्बस हमें कितनी दी हुई है? साइड ऑफ रोम्बस हमें दी हुई है 17, तो 17 इज इक्वल टू हाफ d1 स्क्वायर। पहला डायगोनल कितना दिया है 16, तो 16 का स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर। तो यहाँ पे बच्चों कैलकुलेशन है, थोड़ी सी कैलकुलेशन है, ये 2 इधर आके मल्टीप्लाई होगा, सुनना ध्यान से, ठीक है? और उधर बचेगा ये 16 का स्क्वायर होता है 256। तो कैलकुलेशन क्यों है? क्योंकि जो स्क्वायर रूट है, देखो बड़ी सिंपल सी बात है, ऐसे क्वेश्चंस में ही कंपटीशन होगा पेपर में, पिछला तो कोई भी कर देगा। जो स्क्वायर रूट है वो इधर आके स्क्वायर बन जाएगा, जो स्क्वायर रूट है वो इधर आके स्क्वायर बन जाएगा। मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है? स्क्वायर रूट इधर आके स्क्वायर बन जाएगा, तो ये 34 का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 256 प्लस d2 स्क्वायर, क्योंकि जो स्क्वायर रूट होता है ना वो इधर आके स्क्वायर बन जाता है, ठीक है? तो 34 का स्क्वायर कितना होता है? अब 34 का स्क्वायर, देखो स्क्वायर्स की भी ट्रिक्स होती हैं, बड़ा कुछ है मैथ्स में सीखने को। अब कोई भी चैप्टर पकड़ेंगे कोई ना कोई तो कनेक्ट करेगा, ठीक है? तो एरिया वॉल्यूम के बाद हम बेसिक से ही शुरू करेंगे, जैसे हम परसेंटेज, रेशियोज, स्टेप बाय स्टेप ना, सिंप्लीफिकेशंस, छोटी छोटी चीज़ें। बट फिलहाल एरिया वॉल्यूम प्रेफरेंस थी, डिमांड थी भाई बच्चों की, पहले हमने यही करना है। तो पटवारी का पेपर भी आना है कल को, तो हम तब तक रिवीजन करते रहेंगे, तब तक हम नई नई बुक्स कर लेंगे, राइट? मैं आपको इतनी गारंटी दूंगा, इस चैप्टर को करने के बाद, हमारी पीडीएफ करने के बाद, पीडीएफ के डाउट्स होने के बाद आपको किताबों में रेयर ही नए क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, ठीक है? एक बार हमारी पीडीएफ कंप्लीट हो जाए, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको सब आता होगा, एक एक चीज़ आती होगी, ठीक है? तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा।
तो 34 का स्क्वायर जो है वो कितना होता है? तो 34 का स्क्वायर जो है आपके पास होता है 1444 होता है मेरे ख्याल, बट मैं एक बार कैलकुलेट कर लेता हूँ। 50 में से 16 कम है तो 25 9, 16 का स्क्वायर 256, 1156। ठीक है, 34 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, ज़्यादा इजी रह जाएगा। 16, ठीक है, 1156 सही बोला था। तो 1156, 256 इधर आके माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू d2 स्क्वायर, तो ये 900 आ जाएगा। स्क्वायर इधर आके स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो d2 30 आ जाएगा। d2 30 आ जाएगा तो यहाँ पे डालोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। मैं एक बार दोबारा कर रहा हूँ, ठीक है। देखो बच्चों, ऐसा है, हमसे पूछा एरिया ऑफ रोम्बस, तो एरिया ऑफ रोम्बस होता है हाफ इंटू d1 इंटू d2, ठीक है जी। पहला डायगोनल तो दिया हुआ है 16, दूसरा नहीं पता, उसकी जगह पे साइड दी हुई है। तो साइड का फॉर्मूला होता है, साइड ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला होता है, ये साइड ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला होता है हाफ d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर। तो d1 दिया हुआ है कितना मुझे 16, साइड d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर, ठीक है। तो साइड दी हुई कितनी 17, 17 इंटू 2 कितना हो जाएगा 34, स्क्वायर रूट ऑफ d1 कितना दिया हुआ है 16, 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 256 प्लस d2 स्क्वायर। जो स्क्वायर रूट होता है ना, जो स्क्वायर रूट होता है वो उधर जाके स्क्वायर बन जाता होता है, ठीक है, उधर जाके स्क्वायर बन जाता होता है, और जो स्क्वायर होता है वो उधर जाके स्क्वायर रूट बन जाता होता है। तो उधर जाके स्क्वायर बनेगा तो 1156 d2 स्क्वायर, तो 256 उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो अब d2 स्क्वायर है तो स्क्वायर इधर आके स्क्वायर रूट बनेगा, तो ये 30 का स्क्वायर होगा, तो d2 आ जाएगा 30। तो यहाँ पे आप 30 डाल दोगे तो आपके पास 16 इंटू 15 कितना आंसर आ जाएगा 240। रोम्बस के पर्सपेक्टिव में ये क्वेश्चन अच्छा इसलिए था क्योंकि साइड ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला यूज हुआ, जो कि मैक्सिमम बच्चों को नहीं आता होता, राइट। दैट इज व्हाई मैंने ये क्वेश्चन उठाया, ताकि आपको थोड़ी सी फॉर्मूलाज की भी क्लैरिटी हो जाए। क्या होता है कि डे बाय डे क्लास होती जाएगी ना, तो डाटा इकट्ठा होता जाता है, समझ रहे हो मेरी बात को। तो उसका जो हल होता है ना, कई बच्चे बोलते हैं सर हम बाद में भूल जाते हैं, राइट, उसका हल होता है रिवीजन। और चैप्टर्स अगर टफ हो तो माइंड में ठान लो कि हमें तो करना ही है, राइट। आप जितने मर्जी डाउट्स पूछोगे, जितनी बार बोलोगे उतनी बार क्वेश्चंस भी रिपीट हो जाएंगे, बट रिकॉर्डेड सेशन को एक बार दोबारा सुना करो, सो दैट आप खुद वर्कआउट करा करो इन क्वेश्चंस को निकालने के लिए, राइट। तो ये क्वेश्चन थे रोम्बस के। याद है फ्लोरिंग करवाई थी, टाइलें लगवाई थी, तो टाइलें स्क्वायर होती हैं, टाइलें रेक्टेंगल होती हैं। कभी फ्लोर देखना, कई बार ना फ्लोर में देखना टाइलें रोम्बस शेप भी होती हैं, मतलब डायमंड शेप होती हैं, बहुत जगह देखी है मैंने। तो उसका एक क्वेश्चन है, उसका एक क्वेश्चन है, ठीक है। ये पर मीटर स्क्वायर है, ये पर मीटर स्क्वायर है, वो 2 ना ऊपर होता है, गलती से नीचे आ गया, $5। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, सोच समझ कर आंसर देना। द फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग कंसिस्ट ऑफ 2000 टाइल्स, टोटल टाइलें हैं 2000, ठीक है जी। विच आर रोम्बस शेप, विच आर रोम्बस शेप, रोम्बस शेप 2000 टाइलें, एंड ईच ऑफ इट्स डायगोनल्स आर 40 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर। यार फ्लोर को पॉलिश करना है, वरांडा में फ्लोरिंग करनी है, पाथ पे ग्रेवलिंग करनी है, ग्रेवलिंग ऑफ रोड्स कल पढ़ा था ना, राइट, पेविंग करनी है, यहाँ पे क्या करना है पॉलिशिंग करनी है। तो भाई एरिया चाहिए, इन सब चीज़ों के लिए क्या चाहिए एरिया चाहिए। तो अब कहता टोटल 2000 टाइलें, पर एक टाइल का डायमेंशन जो है वो 40 सेंटीमीटर इंटू 25 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब एक टाइल का जो डायमेंशन है वो कितना है 40 इंटू 25। तो मेरी बात ध्यान से सुनना, तो एरिया ऑफ वन टाइल इज हाफ इंटू 40 इंटू 25, लेकिन सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर देना। क्यों? क्योंकि लास्ट में ना पर मीटर स्क्वायर की बात की गई है। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय क्या करते हैं 100, डिवाइड बाय क्या करते हैं 100, ठीक है। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय क्या करते हैं 100, ठीक है। तो सेंटीमीटर को कन्वर्ट कर दीजिए मीटर में, कर दिया, ठीक है। अब कैलकुलेशंस ध्यान देना, 1 4 0 से 0 कटा, 4 से 4 कटा, ठीक है। तो एरिया एक टाइल का आ गया 1/20 मीटर स्क्वायर।
दिस इज एरिया ऑफ वन टाइल, क्योंकि उसने कहा था ईच ऑफ इट्स डायगोनल्स आर 40 एंड 25। हर टाइल के डायगोनल दिए हुए हैं, तो एक हर टाइल के डायगोनल सेम है, डायगोनल 40 और 25 है। तो राइट, तो एरिया आ जाएगा मेरे पास एक टाइल का 1/20 मीटर स्क्वायर। 1/20 क्यों आया? क्योंकि मैंने सेंटीमीटर को दोनों जगह पे किस में कन्वर्ट किया? मीटर में, क्योंकि मुझे फाइनल आंसर मीटर के हिसाब से बताना है, इसलिए स्टार्टिंग में कर देना चाहिए। ये एक टाइल का एरिया। ऐसी कितनी टाइलें लगी हुई हैं फ्लोर पे? 2000। तो टोटल एरिया इज इक्वल टू 2000 टाइल्स मल्टीप्लाई बाय पर टाइल का एरिया। ठीक है, तो टोटल एरिया आ गया 100 मीटर स्क्वायर। ये मेरा टोटल एरिया है फ्लोर का। फ्लोर में लगी है 2000 टाइलें, एक टाइल का एरिया है हाफ इंटू D1 इंटू D2, लेकिन वो सेंटीमीटर में था तो मीटर में कन्वर्ट किया। तो एक टाइल का एरिया मेरे पास कितना आ गया? 1/20 मीटर स्क्वायर। ऐसी कितनी टाइलें हैं? ऐसी 100 टाइलें, ऐसी 2000 टाइलें। तो 2000 इंटू एक टाइल का एरिया दैट इज 100 मीटर स्क्वायर। ये टोटल फ्लोर का एरिया है। अब कहता फ्लोरिंग करनी है, फौरन में बैठे, कहता 1 मीटर स्क्वायर का $5 लेते हैं, $5 1 मीटर स्क्वायर एरिया का। पॉलिशिंग करानी है ना, जो भी एरिया के हिसाब से पॉलिशिंग करेंगे 1 मीटर स्क्वायर का $5 लेंगे। तो एरिया कितना है? 100 मीटर स्क्वायर, तो कितने डॉलर लेंगे? $500 लेंगे। कितने डॉलर लेंगे? $500 लेंगे। तो ये था आपका रोम्बस का पार्ट। मैंने कुछ अच्छे क्वेश्चन फ्लोरिंग भी करवा दी, उस साइड ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला भी यूज करवा दिया, बेसिक क्वेश्चंस भी करवा दिए। बाकी पीडीएफ पे वर्क चल रहा है काफी आपके लिए। पीडीएफ को देखने के बाद आपको तसल्ली हो जाएगी कि आपको किसी बुक की जरूरत नहीं है, क्योंकि पीडीएफ में हर कैटेगरी का क्वेश्चन होगा। 6 या 7 बुक्स पढ़ी हैं, सारी की सारी निकाल कर पीडीएफ में डाल दूंगा। लेकिन बुक्स में एक प्रॉब्लम होती है, क्वेश्चन पैटर्न में नहीं होते, राइट, रैंडम डाले होते, कभी रोम्बस आ गया, कभी क्या आ गया। मेरे क्वेश्चंस पैटर्न में चलेंगे, जिस पैटर्न में मैं पढ़ा रहा हूँ। पहले स्क्वायर और रेक्टेंगल, राइट, स्क्वायर और रेक्टेंगल में मिक्सिंग भी होती है, देन रोम्बस, देन ट्रेपीजियम, देन पैरेललोग्राम। ठीक है, ट्रेपीजियम और पैरेललोग्राम नॉट सो इंपॉर्टेंट फॉर आवर एग्जाम्स, बट हमें नॉलेज होनी चाहिए, कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, बिकॉज ये ज्योमेट्री का पार्ट है। देन ट्रायंगल्स के क्वेश्चंस, देन सर्कल के क्वेश्चंस, देन इन तीनों का मिक्सअप। किसी क्वेश्चन में ट्रायंगल भी है, सर्कल भी है, वैसे तो कितने ही क्वेश्चन है, वो लास्ट में करेंगे जब ये हमारा सारा हो जाएगा। तो आप सोचोगे सर चैप्टर लेक्चर बहुत ले रहे हैं, तो कोई नहीं यार, वेले हैं। एरिया में 6 लेक्चर भी लगेंगे तो हम लगाएंगे ना। हम कल को लेक्चर कम लगा लें, किताबों में क्वेश्चन नहीं मिलते जाए तो क्या फायदा ना। तो हमें लेक्चर्स पीडीएफ्स कवर करने में अगर एरिया में 6, 7, 8 दिन लग भी गए ना, तो वॉल्यूम में जाना नहीं चाहिए तब तक जब तक एरिया अच्छे से ना आता हो। ठीक है, तो आराम से चलिए। पर एक छोटी सी बात बोलूंगा, वॉल्यूम से ज्यादा टफ होता है एरिया जब ये दोनों आ जाते हैं। ठीक है, जब ये आता है, ठीक है, तो घबराना नहीं है, राइट। पहले हम एरिया ही करेंगे, फिर हम वॉल्यूम करेंगे। वॉल्यूम में तो इंटरेस्ट ही बड़ा पैदा हो जाएगा आपका। ठीक है, क्योंकि इसमें इमेजिनेशन होती है, राइट, 3D फिगर्स होती हैं। तो मेरे को भी इंटरेस्ट ज़्यादा आता है 3D फिगर्स में, बट स्टिल हम अभी एरिया वर्कआउट कर रहे हैं। तो अब हम बात करेंगे थोड़ी सी ट्रेपीजियम और पैरेललोग्राम के बारे में। ये ज़्यादा नहीं आता, ये ज्योमेट्री का पार्ट है, बट हाँ इतना पता होना चाहिए होती क्या है, फॉर्मूलाज क्या हैं, ताकि हम पेपर में कल को एरिया पूछ ले तो हम निकाल दें। ठीक है, तो ट्रेपीजियम और पैरेललोग्राम में क्या फ़र्क है देख लीजिए ध्यान से। ठीक है, ट्रेपीजियम और पैरेललोग्राम में क्या फ़र्क है, दोनों क्या हैं तो दोनों ही क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल मतलब लेटरल मतलब 4, लेटरल मतलब साइड्स, क्वाड मतलब 4, उल्टा बोल गया, लेटरल मतलब साइड्स, क्वाड मतलब 4। तो ट्रेपीजियम और पैरेललोग्राम, ट्रेपीजियम में एक पेयर पैरेलल होता है, एक पेयर नॉन पैरेलल होता है। पैरेलल का मतलब होता है कभी कटेंगे नहीं, ठीक है। नॉन पैरेलल का मतलब होता है कहीं ना कहीं जाके मिल जाएंगी। तो ये वाला पेयर पैरेलल है, ठीक है, ये वाला पेयर पैरेलल है, देखो ये कभी कटेगा ही नहीं, ठीक है। और ये वाला पेयर नॉन पैरेलल है, आगे जाके कट जाएगा, ठीक है, राइट। और पैरेललोग्राम में क्या होता है, पैरेललोग्राम में दोनों के दोनों पेयर पैरेलल होते हैं, देखो कटेंगे नहीं कभी, कटेंगे नहीं कभी, ठीक है, दोनों के दोनों पेयर पैरेलल होते हैं, ठीक है। ट्रेपीजियम में एक पेयर पैरेलल होगा, पेयर मतलब ऑपोजिट पेयर, राइट, पेयर मतलब ऑपोजिट पेयर, ये पैरेलल पेयर, अरे यार एक सेकंड, ठीक है, पेयर मतलब ये वाला पेयर, ठीक है जी। और ये पेयर नॉन पैरेलल है, नॉन पैरेलल मतलब आगे जाके कहीं ना कहीं कट जाएगा, ठीक है। तो पैरेलल नॉन पैरेलल के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, ठीक है। अब एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, ज़्यादा डीप नहीं जाऊंगा इन दोनों के, क्योंकि देखो मैं ज्योमेट्री पढ़ाने जाऊँ ना तो ट्रेपीजियम के 9 या 10 थ्योरेटिकल पॉइंट्स हैं, प्रॉपर्टीज़। पैरेललोग्राम के भी 7-8 प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रूफ्स हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं, वो सब ज्योमेट्री है,
उसका हमें लेना देना नहीं है। हाँ, हम चैप्टर पढ़ रहे हैं एरिया का, तो हमें एटलीस्ट फॉर्मूलाज तो याद होने चाहिए एरिया के। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है वो सामने लिखा हुआ है। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है सुनिए, हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, हाफ एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। सम ऑफ पैरेलल साइड्स मतलब जो नहीं कटती, ये वाला पैरेलल पेयर AB प्लस CD मल्टीप्लाई बाय, ये क्या लिखा हुआ है शायद पढ़ा ना जाए आपसे तो मैं ट्रांसलेट कर रहा हूं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस। ये जो पैरेलल लाइंस है ना, इनका सीधा डिस्टेंस 90 डिग्री वाला, ये वाला, ये सेम ही होती है, जितनी ये होती है उतनी ये होती है, ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स मतलब AB प्लस CD मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, चाहे DE ले लो चाहे ये CM ले लो, सेम होती है दोनों, ठीक है, दोनों सेम होती है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना 90 डिग्री, पैरेलल लाइंस के बीच में जो भी डिस्टेंस होगा वो सारा सेम ही होता है, ठीक है, पैरेलल लाइंस के बीच में जितना भी डिस्टेंस होगा वो सेम ही होता है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस, नॉट डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो इनटू DE। ऐसे निकालते हैं ट्रेपीजियम का एरिया, ठीक है, ऐसे निकालते हैं ट्रेपीजियम का एरिया। तो फॉर्मूला याद रखिएगा, काम आ सकता है। और ट्रेपीजियम होती क्या है वो पता होनी चाहिए। ट्रेपीजियम वो होती है जिसमें एक पेयर पैरेलल होता है और एक पेयर नॉन पैरेलल होता है। पैरेललोग्राम वो होती है जिसमें दोनों के दोनों पेयर पैरेलल होते हैं। पैरेलल मतलब कभी कटेंगे नहीं, नॉन पैरेलल मतलब कहीं ना कहीं जाके मिल जाएंगे। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। एंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, प्रोडक्ट, मैं एक लैंग्वेज यूज कर रहा हूं जो एक्चुअल लैंग्वेज है, प्रोडक्ट ऑफ इट्स बेस एंड कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड। प्रोडक्ट होता है किसका, बेस का, और कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट। तो बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, बस याद रख लीजिएगा। जैसे ये हाइट है, ये हाइट जहां पे भी गिर रही है तो ये बेस होगा, और ये दोनों बेस सेम होते हैं, मतलब पैरेललोग्राम में ना अगर यहाँ से यहाँ तक हाइट गिर रही है तो ये बेस होगा, ये दोनों सेम होते हैं, तो कंफ्यूजन नहीं होगी, कंफ्यूजन नहीं होगी। सिंपल यूज करना है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, राइट। तो ये हो गया हाफ AB प्लस CD मल्टीप्लाई बाय DE। और ये सिंपल होगा, बेस इनटू हाइट, ये हाइट होगी जो 90 डिग्री गिरेगी और ये बेस होगा जिस पे गिरेगी, जिस पे गिरेगी। ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं है क्योंकि इनके क्वेश्चंस रेयर ही आते हैं एरिया में। स्टिल अगर आ जाएं तो हमें फॉर्मूलाज याद होने चाहिए सो दैट हम कवर अप कर लें। एक दो छोटे छोटे क्वेश्चंस करते हैं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, दो पैरेलल साइड्स दी हुई है ट्रेपीजियम की, ठीक है जी, दोनों ही दी हुई हैं, और उनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी दिया है, मतलब हाइट दी हुई है। तो एरिया बताओ, हमें पता है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। सम ऑफ पैरेलल साइड्स कितना हुआ, 1.5 और 2.5, 1.5 और 2.5 कितना हुआ, 4, मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी मल्टीप्लाई बाय हाइट, ये हाइट होती है 6.5, ये पॉइंट है, ठीक है। तो हाफ, इनको ऐड कर लो, that is 13, राइट। तो एक ट्रेपीजियम का सिंपल सा क्वेश्चन था, दोनों पैरेलल साइड्स भी दी हुई थी और परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी दिया हुआ था। परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मतलब है, राइट, ये ट्रेपीजियम है ना, तो अगर यहाँ से लेके यहाँ पे गिर रही है ना 90 डिग्री, तो वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, उसको हाइट बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, हाइट बोलते हैं। एक और क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन है, ये स्क्वायर है बच्चों, ठीक है। कहता एक ट्रेपीजियम है, उसमें दो पैरेलल साइड्स हैं, उनका रेशियो दे रखा है 3:2। तो हमने मान लिया कि एक साइड है जो, मान लो ये ट्रेपीजियम है, ठीक है, ये दो पैरेलल साइड्स हैं AB और CD, ठीक है, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है। AB और CD पैरेलल है, ये पैरेलल पेयर है, ठीक है। तो मैंने मान लिया जी AB 3x है तो CD 2x है,
ठीक है। आप सीधा भी बोल सकते हो साइड 1 3x है, साइड 2 3x है, और उनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया हुआ है 10, यानी डी कितना दिया हुआ है 10। तो हमें पता है एरिया भी दिया हुआ है, तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया तो दिया हुआ है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, दोनों पैरेलल साइड्स का सम कितना होगा 5x मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, तो वो कितना होगा 10 होगा, मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, तो वो कितना होगा 10 होगा। तो दैट इज एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज इक्वल टू हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, दोनों पैरेलल साइड्स का सम मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, तो ये कट जाएगा। तो 5 इंटू 5 25 नीचे आ जाएगा, तो आपके पास x कितना आ जाएगा, यहाँ पे x आपके पास आ जाएगा 13। तो अगर x 13 आ जाएगा तो एक साइड आ जाएगी 39 और दूसरी साइड आ जाएगी 26, तो ये आपका आंसर होगा, ये आपका आंसर होगा। मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, राइट, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, दोनों साइड से, तो साइड 1 मैंने बोल दी 3x है और साइड 2 मैंने बोल दी 2x है, ठीक है। सम ऑफ पैरेलल साइड्स, दोनों को सम कर दिया, मल्टीप्लाई बाय हाइट, हाइट भी गिवन थी, तो एरिया दिया हुआ था कितना 325, ठीक है। तो हाफ, ये कट गया इससे, तो 5x कितना हो गया 25x, तो यहां से x कितना आ गया आपके पास 3। तो ये सिंपल से क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं, अगर आए तो हमें क्लियर रहना है हर एंगल से, क्योंकि मैंने पटवारी का पेपर देखे हैं, अनप्रडिक्टेबल से हैं, कभी कहाँ से क्या उठा के दिया हुआ है, तो मैं आपको हर एंगल से कवर अप कर दूंगा। आपको एक प्रॉपर प्लान्ड वे में क्लासेस दी जा रही हैं, स्क्वायर, रेक्टेंगल, क्वाड्रिलेटरल, और 3 लेक्चर क्वाड्रिलेटरल पे ही गए हैं। सोचो राइट कि हमने 3 घंटे से ज़्यादा इन्वेस्ट क्वाड्रिलेटरल पे ही किया है। अभी PDF पे भी टाइम इन्वेस्ट करेंगे, PDF की डाउट क्लासेस पे भी टाइम इन्वेस्ट करेंगे, सो दैट आपको क्लैरिटी हो जितनी हो सके। तो वर्क कर रहे हैं इस पर, जितना हो सके हम वर्क करेंगे भी आगे भी। तो आप स्टेप बाय स्टेप इनको वर्कआउट करते रहिएगा, क्योंकि मैंने ना लाइफ में कितने सालों से पढ़ा रहा हूं, तो मुझे एक चीज दिखी है, एरिया में ना बच्चों से फॉर्मूलाज याद नहीं होते। तो मैं ना अब स्टार्टिंग में सारे फॉर्मूलाज लिखवाता ही नहीं हूं, मैं पहले एरिया रेक्टेंगल, स्क्वायर रेक्टेंगल पे ही बैठा रहा। तो अगर कोई बच्चा रेगुलर बेसिस पे पढ़ रहा है ना तो इफेक्टिव होगा, अगर कोई बच्चा बीच में स्किप करता है ना तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि कल को ट्रायंगल के फॉर्मूलाज भी आएंगे, फिर सर्कल के भी आएंगे। सोचो अभी ज्योमेट्री नहीं छेड़ रहे हम, नहीं तो ज्योमेट्री में तो ट्रायंगल में कम से कम 10 लेक्चर लग जाएं, राइट। बट हम सिर्फ एरिया के बेस पे ही पढ़ेंगे और फिर सर्कल आ जाएगा, वॉल्यूम में इंटरेस्ट पैदा होना शुरू हो जाएगा आपका। बट एरिया करने में ना आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि मैं एरिया में ना टफ क्वेश्चन भी लेके आने वाला हूं। सिर्फ ये नहीं कि बेसिक क्वेश्चन करवाए, जब क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा, जब ट्रायंगल हो जाएगा, जब सर्कल हो जाएगा ना, तो उसके बाद ना जब एक बार आपको बेस बन जाएगा तो मैं हाई लेवल क्वेश्चन भी करवाऊंगा 6th या 7th लेक्चर में एरिया में, राइट। बहुत ही गंदे लेवल वाले, अच्छे वाले क्वेश्चन, मिक्सअप वाले, वो भी करेंगे। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि हमारा लेवल बन जाएगा, हमें उसी को ही प्रैक्टिस करनी है। आपको किताबें नहीं मांगनी है, सर मैं एक बैठ जाते हैं जी, कल मेरे को मैसेज आया, सर RS अग्रवाल तो पंजाब का पेपर आंदा जी। यार तो एक काम कर, RS अग्रवाल वाला पेपर बना रहा है क्या पंजाब का, राइट। नया एडिशन आया रखा है, नए एडिशन में कितने 400 क्वेश्चन डाल रखे हैं एक चैप्टर का, परसेंटेज के, रेशो के 400 क्वेश्चन, MBA के क्वेश्चन, होटल मैनेजमेंट के क्वेश्चन। यार कर लोगे, 1 साल भी लगा लो तो भी नहीं होगा। अगर कर भी ली तो रिवाइज कैसे करोगे 400 क्वेश्चन ना, और वो भी अनप्लान्ड क्वेश्चन। कभी कहाँ कौन सा क्वेश्चन, मिक्सचर का एक क्वेश्चन कहाँ पड़ा है, दूसरा कहाँ पड़ा है, रेक्टेंगल का एक क्वेश्चन कहाँ पड़ा है, दूसरा लास्ट में जाके पड़ा हुआ है। ऐसे थोड़ी प्रिपरेशन होती है, राइट। वो बुक डिफाइन ही क्या कर रही है, राइट, डिफाइन ही क्या कर रही है, राइट। हाँ, पुराना एडिशन पकड़ो तो बच्चे खुश हो जाते हैं, यार छोटी सी बुक मिल गई, 80 क्वेश्चन है रेशो का। यार पुराने एडिशन में ये देखो कि आपको सारी टाइप्स मिल रही है, नहीं, राइट। मैं ये नहीं कहता कि बुक बुरी है, जिस टाइम पे ये बुक आई थी उस टाइम पे सबसे बेस्ट बुक थी, पर आज हम बहुत दूर आ चुके हैं, हमें बहुत अपडेट करना है, राइट। एज अ टीचर मुझे भी 9-10 साल में समझ आ गया कि पढ़ाना कैसे, और मुझे इन बुक्स को फॉलो अप नहीं करना, मुझे अपने आप को फॉलो अप करना, ताकि बच्चे के लिए एक्सेप्टेंस पावर बने कि यार पकड़ना कैसे चीजों को। तो हमें एक प्लानिंग में, एक वेल प्लान्ड शेड्यूल में चलना है और एक वेल प्लान्ड टाइप वाइज चलना है, सो दैट पेपर में कोई क्वेश्चन स्क्वायर और रेक्टेंगल का पढ़ा हो तो क्लिक हो जाए, ये सर ने कराया था, मैंने करना है। हाँ, सर ने जो कराया उसमें प्रॉब्लम आ रही है तो पूछ सकते हो, डाउट सेशन, क्रॉस क्वेश्चनिंग कर सकते हो जितनी हो सके आप, ठीक है। आपको रिप्लाईज मिलेंगे हमारे, ठीक है। तो ये हमारा था ट्रेपीजियम। इसी तरह से एक पैरेललोग्राम का क्वेश्चन भी कर लेते हैं और ये चैप्टर को समाप्त करते हैं, क्वाड्रिलेटरल वाले सेक्शन को, राइट। तो एरिया, बेस ऑफ अ पैरेललोग्राम इज ट्वाइस इट्स हाइट, बेस ट्वाइस है हाइट का। तो हाइट अगर x है तो जो बेस है ना, बेस वो ट्वाइस है तो 2x होगा। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मैंने आपको लिखवाया बेस इंटू हाइट, सिंपल, ठीक है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट
ये ना कुछ क्वेश्चंस में गलती से ना यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, ये स्क्वायर होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर, ये ऊपर होता है एक्चुअली, वो टाइपिंग में मिस्टेक हुई है। तो एरिया 192 है, बेस 2x है और हाइट x है, ठीक है। ये 2 नीचे आएगा तो 192 को 2 से काट देंगे तो 81 आ जाएगा, x इंटू एक्स बन जाएगा x स्क्वायर, और स्क्वायर इधर आके स्क्वायर रूट बन जाएगा, तो थोड़े से स्क्वायर्स याद कर लेना, तो x9 आ जाएगा, x9 आ जाएगा तो हाइट 9 आ जाएगी, और बेस कितना आ जाएगा आपके पास 18 आ जाएगा। बेस कितना आ जाएगा आपके पास, अरे मैंने गलती कर दी क्या, मैंने गलती कर दी, छोटी सी गलती कर दी, यहाँ पे ना 162 था, थोड़ा सा चेंज कर लेना, मैं रिपीट करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे 162 था, ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूँ। उसने कहा बेस ऑफ अ पैरेललोग्राम इज ट्वाइस इट्स हाइट, तो मैंने मान लिया हाइट अगर x है तो बेस होगा 2x। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब एरिया दिया हुआ 162, बेस 2x है, हाइट x है, क्योंकि उसने कहा था बेस डबल है हाइट से, ठीक है। तो 2 नीचे ले आओ तो 162 के नीचे 2 आ जाएगा, और x इंटू एक्स कितना बन जाएगा, x स्क्वायर 81 है, तो ये इधर आके रूट बन जाएगा। 81 किसका स्क्वायर रूट होता है, दैट इज 9, तो x की वैल्यू 9 आएगी, तो हाइट 9 आ जाएगी और बेस 18 आ जाएगा। नन ऑफ दिस क्लियर। तो ये था हमारा क्वाड्रिलेटरल। मैंने मैक्सिमम टाइम स्क्वायर और रेक्टेंगल पे स्पेंड किया, क्योंकि अकॉर्डिंग टू बुक्स एंड अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर पेपर्स मैक्सिमम क्वेश्चन जो आए हैं वो इनके आए हैं, राइट। तो हमने क्वाड्रिलेटरल को 3 लेक्चर्स दिए हैं अभी तक, और पीडीएफ में भी 50+ क्वेश्चंस आप तक पहुंच जाएंगे, राइट। तो पहले पीडीएफ करनी है, फिर ये लेक्चर आएगा तो इसको वर्कआउट करना है, पीडीएफ में डाउट्स आएंगे तो डाउट्स भी पूछना, राइट। तो वर्कआउट करना शुरू कर दो इन 3 लेक्चर्स को, ताकि ये पक्के हो जाएं। तो मेरी गारंटी इतनी है, मेरी पीडीएफ करने के बाद और पीडीएफ के डाउट्स करने के बाद, अभी नहीं, और उसको 2-2 3-3 बार रिवाइज करने के बाद, ठीक है। लोग पूछते हैं कि सर आप कैसे पढ़ाते हो, ट्रिक से पढ़ाते हो ना, मैं कहता हूँ मैं ऐसा पढ़ाता हूँ, किताबें सोल्व होंगी आपसे, कोई भी बुक उठा लेना 90% क्वेश्चंस होंगे, नॉट 100%। देखो 100% तो कोई भी नहीं बोल सकता, बट 90% क्वेश्चन, ये अग्रवाल, राइट, जितनी भी बुक्स हैं, राइट, जितनी भी मार्केट बुक्स हैं, एमटायरा, अग्रवाल, राइट, जितनी भी बुक्स चलती है जिनके नाम है, फेमस नाम है, राइट। मैं ये नहीं कहूँगा बुरी बुक्स हैं, अच्छी बुक्स हैं, पर हम और अच्छे, मेरा ये मानना है कि एज अ टीचर मैं और अच्छा वर्कआउट कर रहा हूँ उन बुक्स के कंपैरेटिवली, मैं थोड़ा टाइप वाइज पढ़ा रहा हूँ, तो उसका एक इम्पैक्ट पड़ेगा आप पे, क्योंकि आपके चीज़ में विजन बन जाता है कि ये स्क्वायर का, रेक्टेंगल का ये वाला टाइप है, ये वाला टाइप है, पेपर में पकड़ लेता बच्चा, ठीक है। तो इसका एक इफेक्ट तो आपके पास रहेगा ही रहेगा। बाद में मिक्सअप करके भी क्वेश्चन करवाऊंगा, जब तीनों के हो जाएंगे तो उसके बाद लास्ट लेक्चर में हम एरिया के क्वेश्चन मिक्सअप करेंगे, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में ट्रायंगल भी होगा, स्क्वायर भी होगा, एक ही क्वेश्चन में रेक्टेंगल भी होगा, सर्कल भी होगा, राइट। रेक्टेंगल के अंदर सर्कुलर खड्डा खोद देंगे, राइट। तो बहुत कुछ आने वाला है, ठीक है। वर्कआउट करना शुरू करो। बस एक रिक्वेस्ट है, मेहनत नहीं करोगे ना तो बोलोगे यार सर ना लेवल ज़्यादा करा रहे हैं, हमसे नहीं हो रहा, ठीक है। मेहनत करोगे ना तो आप बोलोगे सर ऐसा करवा रहे हैं जो हमें सच में चाहिए था, जो हमें रिक्वायर्ड है, जिससे हमें पेपर निकालना है, राइट। पटवारी में 2000 पोस्टें में निकल आए, बच्चा तो 2000 नहीं बैठ रहा ना, 2 लाख बैठ रहा है, समझ रहे हो, और काफ़ी टाइम से वेट भी कर रहा है, समझ रहे हो मेरी बात को। कोई भी पंजाब जॉब का पेपर हो, राइट। तो एक कंपटीशन देने के लिए ना स्ट्रांग होना पड़ता है। बच्चा कहता है सर ना बस छोटी छोटी चीज़ें करवा दे और हमें समझ आता है, ऐसी दुनिया चल रही है। बच्चे को समझ आ रहा है, बच्चा कर रहा है, बट पेपर कैसे क्लियर होगा, तो सारों को ही समझ आ रहा है। पेपर तब क्लियर होगा जब आप कुछ डिफरेंट करोगे, पेपर तब क्लियर होगा जब आपने कुछ ऐसा किया होगा जो बाकियों ने नहीं किया होगा। दैट इज वाई आई एम आस्किंग, हौसला रखो। और जब तक दिमाग खराब ना हो ना, मैथ्स में चीजें टफ ना लगे, तो वो मैथ्स है ही नहीं है, वो कंपटीशन है ही नहीं है। जब जान निकलेगी, दिमाग खराब होगा, मेहनत करेंगे, डाउट्स लेंगे, उनसे निकलेंगे, वर्कआउट करके निकलेंगे, समझ आ जाएगा, अच्छे से तसल्ली हो जाएगी, फिर किताबें देखेंगे, अभी नहीं देखेंगे। फिर आप उनको देखोगे तो आपको लगेगा कि आप बहुत लेवल कर चुके हो, कि ये आपसे सॉल्व हो रहे हैं। आप खुद बोलोगे सर नए क्वेश्चंस भी सॉल्व हो रहे हैं अब तो, ये तो पुराने थे आपके वाले, आपके दूसरे भी हो रहे हैं, और होते हैं, बस थोड़ा टाइम लगता है। क्वांट सीखना इज नॉट अ 1 डे प्रोसेस। एरिया वॉल्यूम कभी भी मैं स्टार्टिंग में नहीं करवाता, बट ड्यू टू ह्यूज डिमांड बिकॉज ऑफ पटवारी पेपर मुझे पहले करवाना पड़ा, बिकॉज ये टफेस्ट चैप्टर है अकॉर्डिंग टू मी। जब हम परसेंटेज पढ़ाते हैं, रेशियोज पढ़ाते हैं, लोगों को समझ आता है, क्योंकि वो स्टेप है, स्टेप 1 है मैथ्स का, राइट। अब हम स्टेप लास्ट पे पहुंचे हैं, तो बट स्टिल आई एम गोइंग स्लो, आई एम वर्किंग ऑन ईच एंड एवरी क्वेश्चन। आपको कुछ भी पूछना होगा मुझसे ज़रूर पूछिएगा। आपको
दिक्कत नहीं आने दूंगा। पटवारी तक आपका ये लेवल अच्छा बन जाएगा। काले मत पड़ो, जल्दी मत करो, आराम से सीखेंगे। 15 लेक्चर भी लगेंगे तो लगाएंगे, पर ऐसे करेंगे कि हमें अच्छे से आता हो। ठीक है, तो ये आपका क्वाड्रिलेटरल था। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे हम ट्रायंगल के साथ। थैंक यू सो मच।